23 लाख रुपए लिए एक बंदे से, और बाज़ ये भी रिपोर्ट्स हो रही हैं कि 25 से 30 लाख रुपए भी लोगों ने दिए हैं। 400 में से सिर्फ 12 अभी तक जिंदा बचे हैं। इन पाकिस्तानियों को सबसे नीचे वाले हिस्से में रखा गया, जहाँ पर पानी भी पीने के लिए इनको नहीं दिया जाता रहा। लेकिन इस मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है यूनान की गवर्नमेंट पर कि उन्होंने इस कश्ती की मदद नहीं की है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। यूनान में कश्ती डूबने का मामला आप सबको मालूम है, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या है, हकायक क्या हैं। एहतशाम साहब जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं मेरे साथ मौजूद हैं। ये अब हकायक से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि कितने लोगों की अमवात अब तक हो चुकी है और वो एजेंट्स कौन थे जिन्होंने उन लोगों को भेजा, और जबकि मालूम था कि वो लोग महफूज नहीं हैं। क्या मामलात हैं, सब कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि अभी तक कितनी अमवात हो चुकी हैं और किन लोगों की अमवात ज़्यादा हुई हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा थे या दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अफसोस का इज़हार किया जाना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 14 जून को ये वाक़या पेश आया था और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हमने सबसे पहले अपने वीलॉग के ज़रिए से लोगों को बताया, हुकूमत को जगाया, और आज जो है वो तकरीबन 14 जून के बाद आज एक हफ़्ता ऑलमोस्ट हो चुका है। हुकूमत को होश आया है और इतना बड़ा डिज़ास्टर, इतना बड़ा सान्या हो गया है, और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यौम शोक का ऐलान किया है। 4 रुकनी एक तहकीकाती कमेटी भी कायम की गई है और 2 FIR दर्ज हुई हैं। एक तो गुजरांवाला में हुई है, दूसरी आज़ाद कश्मीर में हुई है, चूँकि जो डूबने वाले, जाम बहक होने वाले अफराद ज़्यादातर जो है उनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। फैमिलीज़ जो हैं वो जाम बहक होने वालों में शामिल हैं। अल्लाह करे हाकम मदान के ऐसा ना हो और वो ज़िंदा बच जाएँ, क्योंकि जो वाक़या पेश आया वो ये था कि ये लोग कोई सऊदी अरब में रह रहा था, कोई कहीं रह रहा था, कोई पाकिस्तान में थे, और इन्होंने एजेंटों को पैसे दिए, एजेंटों ने इन्हें बरगलाया, बहलाया, फुसलाया। 23 लाख रुपए लिए एक बंदे से, और बाज़ ये भी रिपोर्ट्स हो रही हैं कि 25 से 30 लाख रुपए भी लोगों ने दिए हैं यहाँ गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने के लिए। लेकिन झांसा इन एजेंट्स ने ये दिया था कि जी आपको हम पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा के लीगल तरीके से लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ धोखा दिया गया, धोखा हुआ और उन्हें लीबिया ले जाया गया। लीबिया बेनगाज़ी से उस कश्ती में, जिसे बदकिस्मत कश्ती करार दिया जा रहा है, उसमें सवार किया गया। 13 और 14 जून की रात को ये कश्ती रवाना होती है और इसकी मंजिल जो थी वो इटली थी। इटली जाते हुए बीच में यूनान का समंदर आता है, बहिरा रूम का इलाका आता है। यहाँ पर जब ये कश्ती पहुँचती है तो इत्तलात हमें ये भी मिली हैं कि 7 घंटे तक ये कश्ती जो है इसका इंजन ख़राब हो गया और ये समंदर के अंदर खड़ी रही है। और पाकिस्तानियों के साथ जो गैर कानूनी सलूक किया गया, गैर इंसानी सलूक किया गया, वो ये था कि इस कश्ती के अंदर 750 के करीब अफराद सवार थे, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र के भी लोग थे, अफ़गानिस्तान के भी लोग थे। लेकिन पाकिस्तान के जो थे वो सबसे ज़्यादा लोग करार दिए जा रहे हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 400 पाकिस्तानी थे। और आपको ये भी बताऊं कि 400 में से सिर्फ 12 अभी तक ज़िंदा बचे हैं, जिन्हें निकाला गया कोस्ट गार्ड, यूनान की कोस्ट गार्ड्स की जानिब से। इन पाकिस्तानियों को सबसे नीचे वाले हिस्से में रखा गया, डेक पर नहीं थे, और ये तय खाने के अंदर पाकिस्तानियों को रखा गया, जहाँ पर पानी भी पीने के लिए इनको नहीं दिया जाता रहा। जो ज़िंदा बचने वाले पाकिस्तानी उन्होंने इंकशाफ किया, और फिर वहाँ पर जो बच्चे थे उनको भी सबसे नीचे वाले हिस्से में रखा गया। और आपको पता है कि जब नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है, और जब ये लोग पानी पीने का पानी मांगने के लिए ऊपर आते थे, जो कश्ती के ज़िम्मेदारान थे, जो कैप्टन था या जो दूसरा माफिया था, एजेंट थे, वो पानी इन लोगों को नहीं दे रहे थे पीने के लिए, और इनको धक्का दे के नीचे फेंक दिया जाता था। पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक किया जाता रहा। और उसके बाद जब ये कश्ती एक जगह पे रुकी रही तो ये भी इतलात है कि जो यूनान की कोस्ट गार्ड थी या कोई और करीब से कश्ती गुजरी, उन्होंने पानी की बोतलें फेंकी हैं। अब पानी की चूँकि किल्लत हो चुकी थी, पीने का पानी ख़त्म हो चुका था, लोगों ने पानी पकड़ने के लिए जो है वो एक दूसरे को धक्के देने शुरू किए। एक तो इतलात ये है कि उस जो हलचल मची और एक क्योस और पैनिक क्रिएट हुई, उसकी वजह से कश्ती के अंदर जो थी वो डिसबैलेंस हुई और वो उलट गई। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो ये है कि 540 ऐसे वाक़यात अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी तक ट्रेस किए हैं, उनको ऑन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें यूनान की गवर्नमेंट का किरदार है कि वो या तो जो तारकीन वतन की कश्तियाँ होती थी उनमें से लोगों को गिरफ़्तार कर लेते थे या फिर वापस भेज देते थे। लेकिन इस मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है यूनान की गवर्नमेंट पर कि उन्होंने इस कश्ती की मदद नहीं की है, और जो कोस्ट गार्ड्स का यूनान की बहरिया के जहाज़ करीब खड़े हुए थे उन्होंने बचाने की भी कोशिश नहीं की है। मतलब ये वो समझ लें कि उन्होंने अपने ये कहा है कि ठीक है जी डूबने दो, मरने दो और ये हादसा होने दो।
اور اس پر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے اور ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہر بار جب حادثہ ہو جاتا ہے تو پاکستانی ریاست کی جانب سے افسوس کا اظہار کر دیا جاتا ہے، لیکن ہوش کے ناخن لینے کا وقت آ چکا ہے کہ اب یہ لوگ جو باہر جا رہے ہیں اس طرح سے ڈنکی لگا کے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، بے روزگاری پاکستان میں اتنی بڑھ چکی ہے اور بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، لیکن بدقسمتی سے ہماری ریاست، ہماری حکومتیں اپنے معاملات میں مصروف ہیں، ان کو کوئی سمجھاتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے کہ قوم مر رہی ہے. فیصل بھائی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ اس سال کے اندر یعنی 1 درجن کے قریب واقعات ہو چکے ہیں جو ڈنکی لگا کر مختلف لوگ، پاکستانی نہیں دوسری دنیا کے غریب ممالک کے لوگ جا رہے ہیں. لیکن سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے پاس کیا اتنا پیسہ موجود ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، 23 لاکھ روپے کہاں سے آ جاتا ہے ایجنٹس کو دینے کے لیے؟ کس طرح سے ایک فیملی جو ہے بہکاوے میں آ جاتی ہے؟ وہ 23 لاکھ لگا کر اگر پاکستان کے اندر بزنس نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1. اچھا میں اس پہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے. میں ریاست پاکستان کو قصوروار کہلاتا ہوں، پاکستان کے حکمرانوں کو قصوروار کہلاتا ہوں، اس 13 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کو قصوروار کہلاتا ہوں جو کہ دعوے تو یہ بہت کر رہی ہے کہ ہم نے آ کر معیشت کو سنبھالے، لیکن پاکستان کی معیشت کا اس قدر بیڑا غرق ہو چکا ہے کہ آج پاکستان کے بازاروں کے اندر جا کر دیکھ لیں، ہول سیل مارکیٹ میں دیکھ لیں، ہر تاجر چھوٹے سے لے کے بڑا تاجر جو ہے وہ رو رہا ہے، لیکن جو تجوریاں بھری جا رہی ہیں وہ انہی حکمرانوں اور ان کی اولادوں کی بھری جا رہی ہے. اور آج جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو ہوش آ رہا ہے. یونان کی گورنمنٹ جو ہے وہ 4 دن پہلے سو کا اعلان کر چکے اور آپ آج جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں کہ جی ہو بہت بڑا حادثہ ہو گیا جی، سوگ بناؤ جی، مذمتی قرارداد لے کے آؤ، 4 رکنی کمیٹی بناؤ. اور بھائی پہلے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں، اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب کہاں تھے؟ شہباز شریف صاحب کہاں تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ایجنٹ مافیا کس کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے؟ سارے ادارے جو ہے وہ آپ کے انڈر ہے، تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو پھر آپ کیوں خاموش رہے؟ سب سے پہلے تو تحقیقات کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا. بالکل جی، یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی شخص مجبور ہو جاتا ہے اور جس کے گھر میں روٹی کھانے کو نہیں ہوتی، وہ شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح باہر چلا جاؤں، محنت مزدوری کر لوں، لیکن حلال کا کما کے اپنے گھر والوں کو بھیج دوں. تو یہ جو ایجنٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے یہ بہت سٹرونگ ہے، یہ آپ کے دماغوں کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ کھیل جاتا ہے اور آپ کا برین واش کر دیتا ہے. آپ کو اپنے گھر والوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ لیگل طریقے سے چلے جائیں، ان لیگل طریقے سے مت جائیں. تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن وہ تھوڑا ٹائم گزر لینے دیں بجائے اس کے کہ آپ کی جان چلی جائے. یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.